प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य खंड में सूक्ति सुधा, सूक्तियों का अमृत। इस पाठ का महत्व आप इस रूप में समझ सकते हैं कि इस पाठ को हम बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र कह सकते हैं। कोई भी परीक्षा हाई स्कूल की संस्कृत विषय में नहीं गुजरी जिसमें यहाँ से प्रश्न न आए हों। तो आइए पढ़ते हैं सूक्तियों का अमृत। शीर्षक देखिएगा, इसके नीचे लिखा है संकलित। संकलित उस पाठ को कहते हैं जिसके पद्यांश अलग अलग ग्रंथों से लिए गए होते हैं। अवतरित नहीं है, ये संकलित है, यानी कि इसको कई अलग अलग सूक्ति ग्रंथों से लिया गया है और एक पाठ के रूप में आपके सामने रखा गया है। सूक्ति शब्द का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है सुधन उक्ति। इसका मतलब है सुंदर कथन, अर्थात ऐसे कहे हुए वाक्य जो अच्छे होते हैं, जिनका हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो हमें ज़िंदगी की अनेक परिस्थितियों में रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम सूक्ति कह सकते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। आइए शब्दार्थ देखते हैं। भाषासु भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या अलौकिक है, गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत। तस्मात् उससे ही, निश्चित रूप में, यानी कि उस संस्कृत भाषा से भी निश्चित रूप में, काव्यम काव्य मधुरम मधुर होता है। तस्मात् अपि, और उस काव्य से भी, सुभाषितम सुभाषित मधुर होता है। तो आइए इसका संदर्भ समझते हैं, इसके बाद प्रसंग फिर अनुवाद। प्रस्तुत सूक्ति पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के पद्य खंड के सूक्ति सुधा नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ का संकलन विभिन्न सूक्ति ग्रंथों से किया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में संस्कृत भाषा को समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक बताते हुए उसके सुभाषित को सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है, मधुर माना गया है। हिंदी अनुवाद। देववाणी संस्कृत भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। निश्चित रूप में उससे उसका काव्य मधुर है और उस काव्य से भी सुभाषित मधुर है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की सारी भाषाओं में संस्कृत भाषा सर्वश्रेष्ठ है और संस्कृत में भी उसका काव्य श्रेष्ठ है। काव्य से भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ, यानी कि लाभदायक, संस्कृत में प्राप्त सुभाषित होते हैं। दूसरे पद्यांश को देखिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां, पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं, जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम और सुभाषित। सुभाषित यानी सूक्ति वाक्य। मूढ़ैः मूर्ख लोगों द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते बताया जाता है। अर्थात जो मूंगे हीरे आदि को रत्न कहते हैं वे मूर्ख हैं। आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में जल, अन्न और सुभाषित को
पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले रत्न त्रय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और वास्तविक रत्न की पहचान भी बताई गई है। हिंदी अनुवाद। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित ये 3 रत्न हैं। मूर्ख लोगों द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम बताया जाता है, अर्थात जो मूर्ख हैं वह हीरा, मोती, मूंगे इत्यादि को रत्न मानते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि जीवन के लिए जल और अन्न और सुभाषित अति आवश्यक हैं। आइए इसका व्याकरण का तत्व देखते हैं। ऊपर वाले को भी देख लेते हैं। भाषासु, यहाँ सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया गया। आपसे पूछा जा सकता है गीर्वाण भारती किसे कहा गया है, तो संस्कृत को कहा गया है, आप लिखेंगे। ये सब बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। तस्मात् धन ही, यहाँ पर जस तो संधि की गई है और उसमें भी अपदांत जस, तो सूत्र लगा है झलाम जस जशो अंते। हाँ, ध्यान दीजिएगा, झलाम जस झस लगा हुआ है क्योंकि तस्मात् धन ही वाक्य आया है। और तस्मात् धन अपि, यहाँ पर जस तो संधि है और उसमें पदांत जस तो है, जिसमें झलाम जशोंते सूत्र लगा है। अगले इस पद्य में देखते हैं तो त्रीणि रत्नानि शब्द में त्रीणि पद किस लिंग में है, ये पूछा जा सकता है। तो ये नपुंसक लिंग का पद है त्रीणि। पुल्लिंग में त्रया बनेगा। पाषाण खंडेषु में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है, पूछा जा सकता है। अगले तीसरे पद्य को देखिए। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्यम च शास्त्रम च, काव्य और शास्त्रों के विनोदेन अध्ययन करने से, पढ़ने से, सुनने से काला समय गच्छति व्यतीत होता है धीमताम बुद्धिमानों का। व्यसनेन बुरी आदतों से, चा और मूर्खाणाम मूर्खों का, यहाँ भी काला जुड़ेगा समय। निद्रया शयन करने से, कलहीन झगड़ा करने से, वा अथवा गच्छति व्यतीत होता है। आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में बुद्धिमान और मूर्खों के समय यापन की विधियों में अंतर दिखाया गया है। हिंदी अनुवाद। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की पढ़ने और सुनने से व्यतीत होता है, परंतु मूर्खों का समय बुरी आदतों में शयन करने से अथवा झगड़ा करने से व्यतीत होता है। यानी कि मूर्खों का समय व्यसनों में लिप्त रहने से, यानी बुरी आदतों से और शयन करने से अथवा झगड़ा करने से व्यतीत होता है। यानी कि जो व्यसनी है, जो बहुत सोता है और जो झगड़ालू है, वो मूर्ख है। हम यदि अध्ययनशील होते हैं तो हम बुद्धिमान हैं और होंगे। बड़ी बारीकी से पढ़ने का, अध्ययन करने का महत्व दिखा दिया गया है। आज यहीं तक। हाँ, यहाँ पर व्याकरण की चीज़ केवल 2-1 है जो पूछी जाने योग्य लगती है। कलहीन शब्द किस विभक्ति में यदि आता है तो आपको तृतीया लिखना है। ऐसे ही मूर्खेण मूर्खाणाम में षष्ठी है और व्यसनेन में तृतीया एक वचन है। षष्ठी में आप देखिएगा मूर्खाणाम पद की जो षष्ठी, वो षष्ठी बहुवचन में है। और काव्यशास्त्र पद में द्वंद्व समास लगा हुआ है। तो आज यहीं तक विद्यार्थियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शुभम भूयात्।